देखो so welcome to all of you once again. So today we are discussing about the Vedic period और वैदिक कल्चर। वेद के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स, उपवेद, ऑक्सिलरी ऑफ द वेद, ठीक है, एसोसिएटेड, ठीक है, जैसे कि ऋग वेद एसोसिएटेड विद द आयुर्वेद, शाम वेद एसोसिएटेड है गंधर्व वेद से, यजुर्वेद एसोसिएट है धनुर्विद्या आर्चरी से, और अथर्ववेद एसोसिएट है शिल्प वेद और अथर्ववेद से। ठीक है, ठीक। अब जो है अगला जो टॉपिक है, देखिए, तो बिफोर प्रोसीडिंग आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे कि वैदिक कल्चर को एज वी नो ब्रॉडली जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। वैदिक कल्चर को ब्रॉडली जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैदिक कल्चर, और दो भाग में से जो एक होता है अर्ली वैदिक और ऋग्वेदिक, जिसको हम लोग जो है ऋग्वेदिक काल और प्रारंभिक काल कहते हैं, और जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, राइट। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। उसके बाद एक है लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड किया गया, राइट। देन उसके बाद देखो जो ऋग्वेदिक काल है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको प्रारंभिक वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है, अर्ली वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। तो अभी देखो, द ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर द पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे जो ऋग्वेद है उनका कह सकते हो कि ऋग्वेदिक इस काल का सबसे ज्ञान का एकमात्र सोर्स जो है वो है ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए, तो ऋग्वेद 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 इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ठीक है, ऋग्वेद काल में ज्ञान का एकमात्र सोर्स है, क्या है, वो है वेद ही, वेद, ऋग्वेद इस काल का जो है ज्ञान का एकमात्र सोर्स है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऋग्वेदिक पीरियड हु कॉल देमसेल्व्स द आर्यन वर कन्फाइंड इन द, देखो ऋग्वेद एरिया में जो लोग थे उनको ही आर्यन कहा जाता है। हालांकि ओरिजिन ऑफ आर्यन को लेके हमेशा से डिबेटेबल अब तक भी है, कंट्रोवर्शियल है, कि कुछ लोग मानते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो यूरोप से आए थे, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है नॉर्दर्न पोल, उत्तरी गोलार्ध से आए थे, है ना। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं ये सेंट्रल एशिया है, मैक्स मिलर का व्यूज है। सो अलग 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 जो है। हाँ, थैंक यू श्वेता, आप सब लोग को भी मेरी क्रिसमस। ठीक है, चलिए, हाँ, तो यस, तो अलग 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 इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आर्यन। लेकिन ऋग्वेद पीपल हु कॉल देमसेल्व्स आर्यन, ऋग्वेदी में जो पीपल लोग थे उनको क्या कहा जाता था? उनको जो है आर्यन कहा जाता था, आर्यन कहा जाता। वो कहाँ पर रहते थे? सप्त सिंधवी रीजन, जो कि मैंने कई बार बताया है, दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर, 7 रिवर का संगम है, जिसमें से 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर, जिसको इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज रिवर, एक है सिंधु नदी, एक है सरस्वती नदी। ठीक है, 5, जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास, 5 रिवर, पंजाब के जो 5 रिवर हैं। उसके अलावा एक सरस्वती रिवर है और एक है इंडस रिवर। और ये जो 5 है इंडस रिवर का ही, जैसे कि झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास, ये 5 रिवर जो है इंडस रिवर का ही जो है ट्रिब्यूटरीज रिवर है, यानी कि शाखा नदी है, सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, तो उनको जो है सप्त सिंधु के नाम पे आर्य कहलाते हैं, जो रहते थे उनको जो है सप्त सिंधु के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, और ये सप्त सिंधु रीजन कौन है? ठीक है, जिसमें सिंधु रिवर आता है, ठीक है, उसके 5 सहायक नदी आते हैं और सरस्वती नदी आता है। 5 सहायक नदी में से कौन कौन सा है? 5 सहायक नदी आप देख लीजिए, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि एंड सतलुज। ठीक है, झेलम, झेलम, चेनाब, ब्यास, ब्यास को 20
बीस भी कहा जाता है उसको, दैट इज नोन एज ब्यास, ठीक है, दैट इज नोन एज, बीस इज नोन एज ब्यास इन हिंदी, ब्यास इन हिंदी, ठीक है, देन रवि एंड देन सतलुज, इंग्लिश में उसको बीस कहा जाता है, ठीक है। और उसका जो पुराना नाम था झेलम का बितास्ता था, ठीक है, बितास्ता, दैट इज पुराना नाम जो है बितस्ता। देन चेनाब का पुराना नाम जो है असीकनी, ठीक है, असीकनी इज द पुराना नाम। बीस का जो पुराना नाम है दैट इज, ब्यास का जो पुराना नाम है विपस और विपास, ठीक है। रवि, रवि का पुराना नाम है पुरुषिनी, दैट इज पुरुषिनी। और सतलुज रिवर का पुराना नाम है सुतुद्री, दैट इज सुतुद्री। ये सब पुराना नाम, ये दिस इज द ओल्ड नेम, ये है आपका ओल्ड नेम, ठीक है, ये है ओल्ड नेम। और ये क्या है, ये सब जो है न्यू नेम ऑफ रिवर, न्यू नेम्स है ना, ये नया नाम है और ये जो है पुराना नाम है। ये आपने सुना होगा, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि एंड सतलुज, है ना, ये चीजें सुना होगा। तो ये 5 रिवर हो गया, दिस आर द ट्रिब्यूटरीज, किसका शाखा नदी है ये, इंडस रिवर का शाखा नदी, ये 5 रिवर हो गया। उसके बाद 2 रिवर और हैं, एक है इंडस है, इंडस यानी कि सिंधु नदी, और ये इंडस के ही 5 शाखा नदी हैं, प्लस एक है सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये 5, 6 और 7, 7 रिवर का संगम है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, 7 रिवर का संगम है इसलिए सप्त सिंधु। तो ये जो सप्त सिंधु 2 टॉपिक में रेलिवेंस है, एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन में और एक है वैदिक काल में, ठीक है। तो सप्त सिंधु रीजन जो है 2 जगह पर रेलिवेंट है, एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, आईवीसी, 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 दैट्स इट, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक हो गया ये, जिसको हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां से ये इस एरिया में रहते थे। और एक हो गया हमारा वैदिक कल्चर, एक है वैदिक, वैदिक एज, वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो है ये सप्त सिंधवी रीजन में जो है रहते थे, सप्त सिंधवी रीजन में रहते थे। क्लियर है पॉइंट, जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड है, जो फिर से दिखा देता हूं मैं आप लोग। जो इंडिया का ये साइड है, ये जो साइड है ये इंडिया मैप है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज सप्त सिंधवी रीजन, ठीक है, ये एरिया इज नोन एज, दिस एरिया इज नोन एज सप्त सिंधवी रीजन, ठीक है। इंडस रिवर भी है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास भी है, और आपका जो है सरस्वती रिवर। हालांकि सरस्वती रिवर आज के डेट में नहीं है, पहले सरस्वती रिवर हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पाए जाते हैं और जो है वैदिक काल भी यहाँ पर पाया जाता है। देखो सप्त सिंधवी रीजन में, है ना, ये डिस्कस किए थे हम लोग ऑलरेडी। चलो तो ये हो गया हमारा, क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर है तो ओके लिख दीजिए। अब बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा, नहीं तो फिर आपको फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पूछते पूछते ही आगे बढ़ूंगा। हैं, क्लियर है, ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, चलिए। देखिए, तो अब जो है पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, दैट इज वैदिक काल, वैदिक काल के टाइम में, अर्ली वैदिक काल के टाइम पे या प्रारंभिक वैदिक काल के टाइम पे जो राज व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं, उनके पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज के डेट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आज के डेट में
अच्छा देखो, आज के डेट में हम लोग बात करेंगे, अगर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें आज के डेट में, प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, प्रशासन के बारे में बात करूं, ठीक है, सबसे ऊपर में कौन आता है? ठीक है, सबसे ऊपर में जो है नेशन आता है, राइट, नेशन जो है नेशन आता है। नेशन के नीचे क्या आता है? स्टेट आता है, स्टेट नेशन में इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया नेशन में, राष्ट्र जिसको हम लोग कहेंगे। स्टेट में हर सारे स्टेट हो सकता है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा स्टेट हो सकता है। स्टेट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, कोई भी स्टेट का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट है ना। डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है? ब्लॉक आता है, ठीक है, ब्लॉक आता है। और ब्लॉक के नीचे क्या है? पंचायत आता है, पंचायत आता है। और पंचायत के नीचे क्या है? विलेज आता है, विलेज आता है, गांव, है ना। गांव के नीचे भी अगर कंसिडर करेंगे तो वार्ड मेंबर आएगा, है ना। और नेशन के ऊपर जाएंगे तो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये भारत का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, भारत का प्रशासन की बात करूं, दिस इज द प्रेजेंट डिवीजन। तो ये जो है नेशन यानी कि राष्ट्र जो है, जैसे कि इंडिया है, स्टेट जिसमें हर कोई स्टेट आ सकता है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, है ना। डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर कोई डिस्ट्रिक्ट अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आ सकता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना ब्लॉक, कुछ ब्लॉक को मिला के डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। और ब्लॉक नीचे जो है पंचायत, कुछ पंचायत को मिला के ब्लॉक होता है। और उसके नीचे जो है गांव, विलेज, कुछ विलेज को मिला के पंचायत होती है। तो सबसे लोअर जो है क्या है? विलेज से भी नीचे वार्ड मेंबर हो सकता है, वार्ड मेंबर नीचे फैमिली भी हो सकता है। बट एज यहाँ पर देखें तो सबसे नीचे कौन होता है? विलेज होता है, ठीक है। ये जो है सबसे लोअर है। कुछ विलेज को मिला के क्या होता है? पंचायत होता है। कुछ पंचायत को मिला के क्या होता है? ब्लॉक होता है। कुछ ब्लॉक को मिला के जो है डिस्ट्रिक्ट होता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के स्टेट होता है। कुछ स्टेट को मिला के जो है नेशन होता है। सबसे टॉप में कौन है? ये जो है नेशन है, राष्ट्र जो है। और सबसे लो में कौन है? लो में विलेज, राइट। दिस इज द क्लियर कंसेप्ट, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। उसी प्रकार से उस टाइम पे और अगर मैं बात करूं, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि जो बात करूं तो सबका अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राष्ट्र का जो पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। स्टेट का अपना पॉलिटिकल कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे वही होंगे, है ना। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है सरपंच जो है पंचायत लेवल पे होंगे, ठीक है। और विलेज लेवल पे अपना मुखिया हेड हो सकता है, ठीक है। लाइक दिस यहाँ पर भी देखो, ये जो यूनिट है, ये जो अलग अलग यूनिट है, यहाँ पर भी अलग अलग यूनिट है और उसके भी अलग अलग हेड है, ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग यूनिट है और उसके भी प्रमुख हैं, हेड है, ठीक है। तो सबसे सबसे ये नीचे की तरफ से ऊपर है, ये सबसे नीचे की तरफ से ऊपर है, ये सबसे नीचे है। क्या है? सबसे नीचे जो है कुला, कुला का मतलब है द फैमिली। फैमिली का हेड कौन है? कुलप्पा, ठीक है। तो सबसे सबसे मतलब ये सबसे बड़ा है राष्ट्र और ये सबसे छोटा है कुला, दैट इज परिवार, दैट इज कुलप। कुलप जो है सबसे हेड है और इंग्लिश में इट्स नोन एज कुलप्पा, ठीक है। कुछ फैमिली के ऊपर क्या होता है? ग्राम, ग्राम, ग्राम यानी कि क्या है? विलेज है। और विलेज का हेड कौन है? ग्रामणी, ग्रामणी, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन है? गांव है। गांव के ऊपर कौन है? गांव का मुखिया कौन है? हेड कौन है? ग्रामणी है, राइट। देन विलेज के ऊपर क्या है? विश, विश मतलब द क्लैन कहा गया है। और विश का हेड कौन है? विशपति, विशपति, ठीक है। तो ग्राम से ऊपर कौन है? विश, ठीक है। और यू कैन से कबीला और कुल, कुल का हेड कौन है? विशपति, विशपति, ठीक है। यहां पर देखिए उसके ऊपर कौन है? जना, उसके ऊपर कौन है? जना, जना का मतलब द पीपल, द पीपल,
ठीक है। उसका हेड कौन है? गोपा और गोपति, गोपा और गोपति, ठीक है। तो जो काबिला है या कि कुल है या बिस है, उसके ऊपर कौन है? जन है, जन। जन का मतलब लोग, लोग का हेड कौन है? गोपा और गोपति। उसके बाद लास्ट स्टेज में कौन है? ठीक है, जन के बाद जो है राष्ट्र है, जन के बाद कौन है? राष्ट्र है। राष्ट्र मतलब द कंट्री, द कंट्री। उसका हेड कौन होता है? राजा होता है, राजन, राजन यानी कि किंग, राजन यानी कि किंग, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्र, राष्ट्र जो है देश है, उसका हेड है राजन और राजा, यू कैन से राजन और राजा और किंग, ठीक है। तो सबसे जो स्मॉल यूनिट कौन सा है? फैमिली है। सबसे लार्ज यूनिट कौन सा है? राष्ट्र है। तो कुछ फैमिली को मिला के ग्राम, कुछ ग्राम को मिला के विश, कुछ विश को मिला के जना, कुछ जना को मिला के राष्ट्र। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका प्रीलिम हो सकता है प्लस आपका मेंस हो सकता है, ठीक है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राज व्यवस्था, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे राज व्यवस्था, ये यूनिट है सबसे छोटा। कुला, देन ग्रामा, देन विश, देन जना, देन राष्ट्र, यानी कि द फैमिली, विलेज, क्लैन, पीपल एंड द कंट्री। और हेड जो है फैमिली का कुलप्पा, ग्राम का ग्रामणी, विश का विशपति, जन का गोपा गोपति और राष्ट्र का राजन यानी कि किंग। दिस इज ऑल अबाउट। तो ए ग्रुप ऑफ कुला, ठीक है, फैमिली फॉर्म्ड ए ग्रामा। ये क्या बोल रहा है? कुला फॉर्म्ड ए ग्रामा। कुला जो है मतलब कुछ फैमिली को मिला के ग्रामा ही होता है, फॉर्म्ड ए ग्रामा, ठीक है। द विलेज एंड सो ऑन। सेम उसी प्रकार कुछ ग्रामा को मिला के विश, कुछ विश के मिला के जना, कुछ जना को मिला के राष्ट्र, ठीक है। यही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, यही है पॉलिटिकल, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ राज व्यवस्था ऑफ द प्रारंभिक वैदिक काल। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद देखो, उस टाइम पे शासन का जो स्वरूप था वो है पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक, दैट इज पेट्रियकल, जिसको कहा जाता है पेट्रियकल इन नेचर, ठीक है। यानी कि मेल मेंबर का डोमिनेशन था, ठीक है, यानी कि मेल मेंबर का डोमिनेशन था। अगर मान लीजिए मतलब जैसे कि बेटा को ही प्रॉपर्टी दिया जाता था, ठीक है, घर के बेटा को ही प्रॉपर्टी दिया जाता था और मेल का ही डोमिनेशन था, ठीक है। द राष्ट्र वाज रूल्ड बाय द किंग राजन एंड द रॉयल डिसेंडेंट वाज हेरिडिटरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द दैट इज प्रियोजेनिचर, ठीक है, प्रियोजेनिचर, ठीक है। राष्ट्र पर एक राजा राजन शासन करता था। ऑब्वियसली बात है, राष्ट्र का हेड कौन होता था? राजा, राजन शासन करता था, ये तो कॉमन पॉइंट है। दैट इज राष्ट्र का जो हेड है दैट इज द राजन, ठीक है। एंड ये जो है हेरिडिटरी के हिसाब से होती थी, हेरिडिटरी के हिसाब से होती थी, दैट इज राजवंश से उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार, जैसे कि प्रथम प्रथम जात पुत्र के अधिकार के नियम पर आधारित होता था। हेरिडिटरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द प्रीमोजेनेचर। प्रीमोजेनेचर का मतलब क्या है? प्रीमोजेनेचर का मतलब क्या है कि जो पहला बेटा होगा और बड़ा बेटा होगा, जो पहला बेटा होगा और बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। लॉ ऑफ द प्रीमोजेनेचर का मतलब है जो बड़ा बेटा होगा वो जो है राजा बनेगा। क्लियर है? सेम है, ठीक है। आज के डेट में भी अगर थोड़ा बहुत बड़ा बेटा को प्रायोरिटीज मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो वहां पर जो है जैसे कि डोमेस्टिक प्रिस्ट हुआ करते थे, मतलब पुरोहित, जिसको हम लोग कहते हैं पुरोहित हुआ करते थे। उसके साथ साथ जो है राजा को सपोर्ट करने के लिए सेना का आर्मी, सेना का आर्मी, ठीक है, सेनानी कहा जाता था। उसके साथ साथ जो है हेड ऑफ द विलेज, ग्रामणी, ये सब जो है राजा को सपोर्ट करते थे। और जो पुरोहित या जो डोमेस्टिक प्रिस्ट होते थे ये राजा के एक तरफ से फ्रेंड भी थे, फिलोसोफर भी थे और गाइड भी हुआ करते थे। उनको टाइम टाइम पे सजेशन देते थे, टाइम टाइम पे उनका फिलोसॉफी सुनते थे राजा, टाइम आने पर उनको हेल्प भी करते थे, एक तरफ से दोस्त की तरह रहते थे। तो राजा सबसे हेड होते थे जरूर, ठीक है, राजा सबसे हेड होते थे, लेकिन लेकिन घर में द पुरोहित और डोमेस्टिक प्रिस्ट वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल, ठीक है। जो पुरोहित या घरेलू पुजारी, पुरोहित या घरेलू पुजारी जो है सबसे प्रमुख अधिकार था, उनका सबसे हेड एडमिनिस्ट्रेशन में राजा के बाद वही आते थे। एंड ही वाज द किंग फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ठीक है, जिसको कहा जाता है मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक,
ठीक है, वो राजा के मित्र भी थे, दार्शनिक भी थे और मार्गदर्शक भी थे। ठीक है, टाइम आने पर फ्रेंड का भूमिका निभाते थे, फ्रेंड की तरह, टाइम आने पर फिलोसोफी दार्शनिक की तरह, ठीक है, उनकी बातें राजा सुनते थे और गाइड भी करते थे, मार्गदर्शक भी करते थे। ठीक है, अदर रॉयल ऑफिशियल्स, अदर रॉयल ऑफिशियल्स में से एक तो सेनानी, सेनानी का मतलब है आर्मी चीफ, आर्मी का हेड, एक है ग्रामणी, ग्रामणी का मतलब क्या है, हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, तो अन्य अधिकारी में से क्या है, सेनानी, सेना प्रमुख, सेनानी जो है सेना प्रमुख, उसके बाद जो है ग्रामणी जो है गांव का मुखिया या ग्राम प्रमुख। ठीक है, ये सभी उसके नीचे आते थे, लेकिन सबसे टॉप रैंक में राजा के बाद पुरोहित जो डोमेस्टिक प्रीस्ट है, घरेलू पुजारी जो है, उसके नीचे आते थे। क्लियर है पॉइंट? देन ठीक है, अब तक क्लियर है? अब तक तो बात क्लियर है, सिंपल है, हालांकि इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सरल चीजें हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। क्लियर का सीएल लिख दोगे तो भी चलेगा, है, मैं समझ जाऊंगा। क्लियर, कोई डाउट है तो पूछते जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है, पहला चीज मैं बता दूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। और हिस्ट्री तो आप लोगों को पता है, और वो भी प्राचीन भारत आप लोगों को पता है। हिस्ट्री को लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, इकोनॉमिक्स को भी लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, और हिस्ट्री में से भी आर्ट एंड कल्चर एंड प्राचीन भारत को और भी थोड़ा सा बोरिंग मानते हैं, और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं। तो मैं बता दूं, आर्ट एंड कल्चर भी बोरिंग, मतलब बोरिंग नहीं है, और प्राचीन भारत भी बोरिंग नहीं है। बस आपको पढ़ने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आप चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली है, आपको मजा आने लगेगा, आपको उसके बाद जो है मजा आने लगेगा। ठीक है, एक बार अपने पढ़ाई में आपको मजा आने लगा ना, आपका यूपीएससी क्लियर है। बस आपको पढ़ाई में मजा आना चाहिए, और यूपीएससी एस्पिरेंट अगर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तो किस में मजा आएगा, तो पढ़ाई में मजा आना चाहिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट लगता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बेटा और इजी है। और इजी क्यों है, क्योंकि नए नए इनोवेशन, नए नए चीजें जानने का मन जो है, मन का जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेट लगता रहता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सही से पढ़ोगे, सही ढंग से पढ़ोगे, और कोई चीज़ डिफिकल्ट लगता है, ध्यान रखिएगा, उसको बार बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, आपको फिर मजा आने लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हम रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, और सही सोर्स नहीं पढ़ते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, सही जगह से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। अदरवाइज यूपीएससी में ऐसा कोई भी एक पोर्शन नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे, पूरा जेनरिक है और मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए। तो अंशु, मुझे भी मेडिवल हिस्ट्री सबसे बोरिंग लगता है। बेटा मेडिवल हिस्ट्री तो सबसे शानदार है, सबसे इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, आप वेट करिए कुछ दिन, मैं पढ़ाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, एंड मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको पहली बार जो है मेडिवल हिस्ट्री बहुत मजा आएगा। पढ़ना तो है, पढ़ना तो सब लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मजा भी आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है अंशुल जी, याद रखिएगा। चलिए, तो आप लोग इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, आप लोग जो है नॉलेज में थोड़ा सा, आप जैसे कि आप वाला वो बैच है ना, आपका वो बैच है कि आप खुद बोलते हो कि सर जो है क्वेश्चन पुटअप करिए, सर जो है पूछिए हमें, उसका मतलब ये शो करता है कि यू ऑल आर सिंसियर गाइस। पढ़ाई, जो पढ़ाई करता है, सुनता है रेगुलरली, कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैंने समझा है, मैं आंसर कर पाऊंगा, ऐसा बच्चा ही बोलता है कि सर पूछिए। ठीक है, नहीं तो हमेशा बच्चे बोलते हैं सर कल कर लेना, सर पढ़ने के बाद कर लेंगे, सर नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर पढ़ने के बाद ही बोलते हो कि सर पूछिए, सवाल पूछिए, उसका मतलब शो करता है कि यू आर सिंसियर अबाउट योर वर्क। ऐसे सिंसियरिटी अगर शो करते रहोगे क्लास के एंड तक, तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, आपका ही लाइफ में आपका ही इंप्रूवमेंट होगा बेटा, आप ही आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप ही जॉब करोगे, आपके पापा मम्मी खुश होंगे, आप ही खुश होगे, आपके गर्लफ्रेंड भाई बहन खुश होंगे, सब होंगे। समझ रहे हो चीजें, हम तो खाली बस
ऐसे ही खुश हैं, ठीक है, कि हाँ अंशु का क्लियर हो गया, श्वेता का क्लियर हो गया, राधिका का क्लियर हो गया, ओमकार का क्लियर हो गया, सिद्धार्थ का क्लियर हो गया, हम तो ऐसे ही खुश हैं, ठीक है। तो असल खुशी जो है ना आप खुद करोगे, ठीक है। पापा मम्मी भी कितना दिन आपके साथ रहेंगे, तो असल खुशी आप मेहनत जो है आपके लिए कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, हाँ। अब आता है नेक्स्ट सोसाइटी, ठीक, कि सोसाइटी उस टाइम पे कैसा था, हाउ वाज द सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल के टाइम पे समाज, सोसाइटी कैसा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाउ वाज द सोसाइटी में कंडीशन क्या था, ठीक है। ठीक है, देखो पहला चीज तो है सोसाइटी में वर्ण सिस्टम वास्ते क्या था, सोसाइटी में जो है वर्ण सिस्टम था, ठीक है। 4 प्रकार के वर्ण थे, मैंने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो टीचर और प्रीस्ट हुआ करते थे, वर्ण वर्ण जो है फैमिली के हिसाब से नहीं था या बर्थ के हिसाब से नहीं था, तो कैसे था, वर्ण जो होता था दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन, बेस्ड ऑन योर वर्क, ठीक है। आप क्या काम कर रहे हो उस हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था। मतलब जो टीचर और प्रीस्ट थे वो ब्राह्मण थे, जो रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोल्जर, फाइटर ये सब जो थे वो है क्षत्रिय थे, जो फार्मर, मार्चेंट या फिर जो बैंकर हुआ करते थे वो सब क्या है, वैश्यस थे। और जो लेबर क्लास और जो आर्टिशियन थे वो क्या थे, शूद्रस थे। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, एक घर में मान लीजिए कि 3 बेटा हैं, एक मान लीजिए कि टीचर है, एक मान लीजिए कि सोल्जर है, एक मान लीजिए कि फार्मर है, तो तीनों अलग अलग कास्ट होंगे। जो टीचर है वो क्या होगा, ब्राह्मण हो जाएगा, जो सोल्जर है वो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, और जो फार्मर है वो वैश्य हो जाएगा। मतलब एक ही, आज के डेट में ऐसा नहीं है ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्रज का बेटा शूद्रज है। लेकिन उस टाइम पे एक ही फैमिली में अलग अलग कास्ट होते थे, क्योंकि कास्ट सॉरी जो वर्ण है, वर्ण दैट इज नोन एज कास्ट, वर्ण दैट वाज बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन, काम के हिसाब से, है ना। सो पहला पॉइंट वही चीजें है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज ऑफ 4 वर्णस, 4 वर्ण। ऋग्वेद समाज 4 वर्गों में बना था, ठीक है, 4 वर्णों में बना था, वर्ण में बना था, ठीक है। और दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। क्या है, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ था कि प्रोफेशन क्या है और उसका जो है ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, उसका पेशा क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, उसके आधार पर जो है ये कास्ट सिस्टम बना था। सबसे पहला देखो ब्राह्मण है, सबसे पहले रैंक में आते थे, फर्स्ट रैंक हुआ था ब्राह्मण, जो कि शिक्षक थे और जो पुजारी थे। गुरुकुल हुआ करता था, जितने भी टीचर थे, शिक्षक थे, उनको जो है, ठीक है, मतलब शिक्षक थे, और जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट पुजारी थे, वो सब जो है ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय कौन होता था, सेकंड रैंक में आते थे क्षत्रिय, ठीक है, आइदर शासक होते थे या प्रशासन होते थे, या फिर जो सोल्जर भी होते थे, सोल्जर होते थे, फाइटर करने वाले, ठीक है, सोल्जर वगैरह भी होते थे, लड़ने वाले, ठीक है ना। उसके बाद जो है थर्ड में, वैश्यज में, ठीक है, थर्ड कैटेगरीज में आते थे ये लोग, जैसे कि किसान हो गया, फार्मर, देन बिजनेसमैन, व्यापारी और मार्चेंट, ठीक है। उसके साथ साथ जो साहूकार है, बैंकर कह सकते हो, जो साहूकार, ये सब किस में आते थे, बिजनेस रैंक में आते थे, मतलब वैश्यज में रैंक में आते थे। फोर्थ जो है शूद्रज होते थे। फोर्थ कैटेगरीज में कौन होता था बेटा, शूद्रज होते थे, जिसमें मजदूर और कारीगर थे, जिसमें लेबर प्लस आर्टिशियंस थे, ठीक है। वही चीजें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्र। टीचर्स एंड प्रीस्ट वर द ब्राह्मण, रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर द क्षत्रियस, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स वर द वैश्यस, and labor and artisans were the shudras. So that was based on प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, पेशा और व्यवसाय के हिसाब से उनका वर्ण हुआ करता था, है ना। मेरे हिसाब से तो आज के डेट में भी ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो, हालांकि अगर मेरे हिसाब से पूछो, डीपली पूछो, तो वर्ण कास्ट सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए, सब लोग इक्वलिटी हैं, सब लोग बराबर हैं। हाँ, और एक चीज है मेरे मन में हमेशा रहता है कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी हर एक एग्जाम के लिए होना चाहिए। जैसे कि हर एक एग्जाम के साथ साथ
जो एमपी, एमएलए, सरपंच, ये सब के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि एक छोटा सा पियोन का नौकरी के लिए, एक पियोन का नौकरी के लिए आपका मिनिमम एज पूछा जाता है, मैक्सिमम एज पूछा जाता है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए हर प्रोफेशन में। चाहे आईएएस बनो, चाहे टीचर बनो, चाहे लेक्चर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, दुनिया के हर एक प्रोफेशन के लिए आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। छोटे से छोटा पियोन के लिए भी, छोटे से छोटा क्लर्क के लिए भी आपको चाहिए। लेकिन जो देश संभाल रहा है, प्रधानमंत्री, जो स्टेट संभाल रहा है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और इतने सारे कैबिनेट मंत्री, उन लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ नहीं रखा गया संविधान में। ये सरासर अन्याय है। जो अनपढ़ है, जो पढ़ा नहीं है, जो कुछ भी जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो देश संभाल रहा है। और जो पढ़ा लिखा है वो डिस्ट्रिक्ट संभालेगा, जो पढ़ा लिखा है जो पुलिस कमिश्नर बनेगा, पढ़ा लिखा है जो आईपीएस ऑफिसर बनेगा या क्लर्क बनेगा या टीचर बनेगा है। और जो मूर्ख है वो देश संभालेगा, वो स्टेट संभालेगा, वो मंत्रालय संभालेगा, डिफेंस, रेलवे, फिनांस, एसआरडी। तो देश कैसे चलेगा? आप कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी रखो। और जो लोग इतना एलिजिबल नहीं है उनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट नहीं है, आईएएस नहीं बनता है, ऐसे आप इलेक्शन में भी रखो, एमपी एमएलए के लिए भी रखो, सरपंच के लिए भी रखो, जिला परिषद के लिए भी रखो। जो मंत्री वगैरह पद में है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये लोग जो है एमपी एमएलए ही होते हैं, है ना? उनके लिए जरूर रखना चाहिए। देश का इतना बड़ा पद है, आप उस पद को एक मूर्ख को दे रहे हो, है किसी को भी दे रहे हो आप। ये दिस शुड बी, ये चीजें होना चाहिए सोसाइटी में जो आज गलत चल रहा है। एक ना एक दिन जो है ये अमेंडमेंट आना चाहिए। चलिए, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? सर, इंडिया में तो ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं हैं, शायद इसीलिए ऐसा रखा गया है। नहीं बेटा, ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं इंडिया में, 64% है एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन का डेफिनेशन तो और भी सिंपल है, जिसे लिखना, पढ़ना और समझने में आता है उसको एजुकेटेड मान दिया गया है, ठीक है। नहीं, आप सोचो ना, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे इजीली थोड़े क्लियर करोगे, हैं? आपने ग्रेजुएशन किया, पढ़ा, फिर अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतना देश का दुनिया, मतलब एक तरफ से पढ़ने के बाद आप पूरा एलिजिबल होने के बाद आईएएस ऑफिसर बनोगे ना, तब जाके डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे। तो आप डिस्ट्रिक्ट को संभाल लो, तो कल के डेट में कोई स्टेट को संभालेगा, देश को संभालेगा, उसको इतना मिनिमम नॉलेज तो होना जरूरी है ना। बिना नॉलेज के कैसे वो देश को और पूरा और वो भी एक मूर्ख इंसान आपके ऊपर भी रह सकता है कल के डेट में। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये गलत हो रहा है, ये चीजें के मैं सख्त खिलाफ हूं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। चलिए, एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक, ठीक है। हाँ, सो सोसाइटी वाज लाइक दिस, बर्नर सिस्टम वाज लाइक दैट, ठीक है, दिस इज द बर्नर सिस्टम, ठीक है। और अभी देखो संविधान में, ठीक है, हर प्रकार का हर प्रकार का चीजें चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि कास्ट सिस्टम को लेके भी बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, उसके बारे में बाद में आऊंगा, बट अभी टॉपिक पे आते हैं। देखो, दोज वैकेशंस वेर फॉलोड बाय द पर्सन according to their abilities, and those profession were followed by the person according to their ability and liking, and the occupations were not supposed to be hereditary like they were made later, ठीक है। मतलब ये जो व्यवसाय है ये जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि बाद में हो गया था, ठीक है। ये जो है अपना अपना रुचि, उसके साथ साथ अपना अपना एबिलिटी, ठीक है, अपना अपना व्यक्तिगत योग्यता, ठीक है, उसके हिसाब से जो है ये कास्ट या ये जो है वर्ण होना चाहिए। बट बाद में जो है ये बन गया, वंशानुगत हो गया, ये हेरिडिटरी प्रोसेस हो गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और उसके बाद जो है क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र हो गया, ठीक है। चलो, अब देखो, वही चीजें मैंने जो कहा था कि member of the same family took to different profession and belong to different varna, as they well illustrated by the Hume of the Rig Veda, and it goes like I, देखो यहाँ पर देख लो, पहले पढ़ लो आप, ठीक है।
मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली का फैमिली took different professions and belong to the different varna as different varna। ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसाय अपनाते थे और विभिन्न वर्णों से भी संबंधित होते थे। ठीक है, एक ही परिवार में, मतलब परिवार में एक ही वर्ण नहीं होता था, ये सदस्य जो है अलग अलग व्यवसाय अपनाते थे, उसके साथ साथ विभिन्न वर्णों, अलग अलग वर्ण होता था। ठीक है, जैसे कि उनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ह्यूम ऑफ द ऋग्वेद में। ठीक है, लाइक कि आई एम सिंगर, माई फादर इज फिजिशियन एंड माई मदर इज ग्रिंडर ऑफ कॉर्न। ठीक है, मैं एक गायक हूं, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और मेरी माता अनाज मतलब उगाती हैं, एक तरफ से पीसने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग काम, अलग अलग कास्ट भी हो सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही परिवार में अलग अलग प्रकार के वर्ण रह सकते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, प्राइमरीली मोनोगेमस एंड पैट्रियकल। ठीक है, पैट्रियकल। ठीक है, समाज की इकाई परिवार थी जो मुख्यतः एक विवाही और पितृसत्ता पे बिलीव करती थी। ठीक है, एक होता है पॉलीगेमस। ठीक है, एक होता है पॉलीगेमस। ठीक है, एक होता है मोनोगेमस। ठीक है, पॉलीगेमस का मतलब क्या है? एक से ज्यादा शादी करना, एक से ज्यादा शादी करना, दैट इज नोन एज पॉलीगेमस। ठीक है, तो एक विवाही का मतलब है एक से विवाह करना, दैट इज नोन एज मोनोगेमस। ठीक है, एंड क्या है? पैट्रियकल। पैट्रियकल का मतलब क्या है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है? बेटे को, जो पापा का, जो फादर का जो प्रॉपर्टी है इनहेरिट टू द सन, बेटा का जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर आएगा? जो ही बेटा के ऊपर आएगा, मतलब बेटी के ऊपर नहीं जाएंगे, बेटा के ऊपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो बाल विवाह जो है प्रचलन में नहीं था। जो बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन वे, प्रचलन में नहीं था, बाल विवाह उस टाइम पे नहीं होता था। हालांकि उसके बाद जो है बाल विवाह होता था। ठीक है, अब देखो, ए विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज हस्बैंड, दैट इज नोन एज नियोगा। एक विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकता था, जिसको नियोग, मतलब जिस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। देखो, एक है नियोग प्रथा, एक है नियोग प्रथा। ठीक है, नियोग प्रथा का मतलब क्या है? ए हस्बैंड, ए विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हिज, मतलब एक तरफ से हर, दिस इज हस्बैंड, एक विधवा जो है अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर, यानी कि उसका देवर हुआ, भाभी देवर हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड का डेथ हो गया है, ठीक है, मतलब भाभी जो है देवर से शादी कर सकता था उस टाइम पे, ये नियम वाज दिया। ठीक है, एंड देखो, फादर प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय द सन। सिंपल सी बात है, पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है? पुत्र होता था, मतलब बेटी नहीं होते थे। पैट्रियकल सोसाइटी था। हालांकि देखो आज के डेट में भी इंडियन सोसाइटी मोस्टली इज पैट्रियकल, पितृसत्तात्मक ही इंडियन सोसाइटी है, पैट्रियकल है आज के डेट में भी। ठीक है, चाहे कानून जो भी हो, कानून के हिसाब से नहीं, बट इन रियलिटी वो जो है आमतौर पर फादर के जो प्रॉपर्टी किसके पास जाता है? बेटा के पास जाता है। हालांकि आप मुझे बोल सकते हो, उस बात का खंडन कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं है, आप गलत हो, क्योंकि हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जितने भाई बहन हैं सब में बढ़ता है, ये सही बात है। ठीक है, हालांकि आप अगर कोर्ट जाओगे, चाहे कोई भी कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट जाओगे, उसका डिसीजन ये रहेगा कि फादर एंड मदर के जितने बेटा बेटी हैं, मान लीजिए 3 हैं, तो तीनों में बटेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। ठीक है, हालांकि ये कोर्ट की बात है, बट इन जनरल जो है ये जो है अलग, और उसका कोर्ट का भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेटमेंट है ना। कुछ राज्य जो है कंप्लीटली लड़कों को दे दिए हैं, कुछ राज्य जो हैं लड़का लड़की में बंटवारा होगा, है ना, अलग अलग है। लेकिन एक नियम जो है सुप्रीम कोर्ट का अभी के लिए फिलहाल कि सब में समान बटेगा, बट इन रियलिटी सोसाइटी वाज जो है इनहेरिटेड बाय द सन, प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड टू द सन, है ना, ये चीजें है। हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, यस। ठीक है, सो तो पिता का संपत्ति जो है उत्तराधिकारी कौन है? पुत्र होता था। ठीक है, उसके बाद जो है टीचर्स होम वाज द स्कूल, टीचर होम, ठीक है, टीचर होम वाज द स्कूल
वेयर ही टॉट द प्रैक्टिकल सेक्रेड टेक्स्ट। ठीक है, देखो ध्यान रखिएगा, शिक्षक का जो घर ही स्कूल होता था, शिक्षक का अपना घर ही जो है स्कूल होता था, जहां वह विशेष धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते थे। मतलब एक तरफ से एक कंसेप्ट वाज देयर, गुरुकुल वाज आल्सो देयर, गुरुकुल सिस्टम वाज आल्सो देयर। ठीक है, एक तो जंगल में भी होते थे गुरु, वहां पर जो है ये लोग जाते थे पढ़ने, एक चीज वो ये भी होता था, और जो टीचर का जो घर भी होता था वो भी एक तरफ से स्कूल के हिसाब से होता था। ठीक है, वहां पर भी जो है धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो है पढ़ाया जाता था, बच्चे आते थे। देखो एजुकेशन कितना चेंज हो गया है। देखो इनिशियल स्टेज में टीचर का घर एजुकेशन होता था, बच्चे वहां पर आते थे। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऐसा हुआ कि स्कूल हो, स्कूल कॉलेज वगैरह हुआ, जहाँ पर टीचर भी आने लगे और स्टूडेंट भी एक ही जगह पे आते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह। अब देखो टीचर भी घर में भी है और आप लोग भी घर में हो। ठीक है, अब देखो सिचुएशन देखो, टीचर भी अपना घर में पढ़ा रहा है और आप भी अपने घर में पढ़ा, मतलब आप भी अपने घर में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कंसेप्ट कितना ऑनलाइन की वजह से, कितना ये सिचुएशन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से कितना चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो है चेंजिंग का हिस्सा है। ठीक है, दहेज प्रथा लेना चाहिए, खत्म होगी। अच्छा, डिस्कस करेंगे दहेज प्रथा पे किसी दिन, चलिए नहीं भाई। अच्छा, इसलिए दहेज होता है, अच्छा ठीक। ओके, देन देन उसके बाद देखो मिल्क, उसके बाद देखो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध और जो डेयरी का उत्पाद जो चीजें हैं, ठीक है, लाइक कर्ड, बटर, घी, जैसे कि दही, मक्खन, घी आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, कर्ड, बटर, घी फॉर्म्ड एज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हुआ करता था, दैट इज द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, दूध दही उत्पादन से जितनी भी चीजें होती थी, मक्खन हो, घी हो, ठीक है, ये सब जो है, कर्ड है, दही है, ये सब जो है ये सब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। एंड देर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ ग्रेन कुक्ड विद द मिल्क, जिसको हम खीर कह सकते हैं। ठीक है, खीर, ठीक है, मतलब ग्रेन कुक्ड विद द मिल्क का मतलब क्या होता है, खीर होता है। खीर भी उस टाइम पे लोग जो है पसंद करते थे बड़े चाव से। ठीक है, आज के डेट में भी खीर का उतना ही डिमांड है। हालांकि अगर मैं बात करूं कि घी और दही का, दही दही मक्खन, घी जो है आज के डेट में भी लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और खासकर मैं बता दूं जो नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, खासकर जो है दिल्ली, यूपी हैं, ये सब जो एरिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब वाले तो जम के खाते हैं। थोड़ा सा साउथ इंडिया आ जाओगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, या फिर ईस्टर्न इंडिया, बंगाली, उड़ीसा, ये लोग थोड़ा सा खीर, दूध दही थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज। बट आप अब आज भी देखोगे जो जो राजस्थान वाले, या फिर नॉर्थ इंडिया, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ज़्यादातर जो है ये दूध दही ये सब उनका मेन डाइट, आज हरियाणा, पंजाब, ये सब का मेन डाइट है। बट ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया, दे आर मोर फोकस्ड टू नॉन वेज खाने वाले हैं। जैसे कि मैं एक सोसाइटी की बात आ रही है तो मैं बता देता हूँ, मैं खुद जो है उड़ीसा से हूँ। ठीक है, हम उड़ीसा वाले जो है नॉन वेज खाते हैं और अच्छा से दबा के खाते हैं आराम से। लेकिन और हम लोगों के शादी में, चाहे वो लड़का शादी हो, लड़की शादी हो, नॉन वेज इज मस्ट, नॉन वेज होना मस्ट है। लेकिन लेकिन आप लोगों को पता है जो पर्टिकुलरली वेस्ट वेस्ट इंडिया से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं, वहाँ पर शादी ब्याह में जो है नॉनवेज नहीं होता। नॉनवेज होगा तो लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर, लोग जो है, और उनका मानना है कि पवित्र जगह पे नॉनवेज नहीं होना चाहिए। दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जिस तरह से आप लोग नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में नॉनवेज होता है तो लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया वेस्ट इंडिया में, यहाँ पर नॉनवेज नहीं होगा तो लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर नॉनवेज नहीं होगा तो लोग नहीं जाएंगे, मतलब कम लोग जाएंगे। मतलब ये जो कल्चर ऐसा है, बंगाली, उड़िया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक जगह पे चावल है, मटन, मतलब जो नॉनवेज है, मटन हो, चिकन हो, जो भी है, या 2-3 आइटम है बस, और एक जगह आपका जो है 25-30 आइटम है, तो जो भीड़ जो होगा ना, वो नॉनवेज आइटम के ऊपर ही भीड़ होगा। जो 25-30 आइटम को लोग खाना नहीं पसंद करते जितना नॉनवेज को खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया
और ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वेस्ट इंडिया है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, पंजाब वाले नॉनवेज भी खा लेते हैं, दिल्ली है, और जम्मू जम्मू कश्मीर वाले भी खा लेते हैं, देन हिमाचल है ना, ये सब जो है कि उत्तराखंड वाले, ये सब थोड़ा सा ज्यादा वेज है ना। हाँ बिल्कुल, और कुछ यूपी के कुछ इलाका में तो नॉनवेज घर में भी नहीं बनता है, ठीक है, अलाउड ही नहीं करते हैं। जैसे कि कोई किराएदार किराएदार है, रेंट लेना है, तो उसको नॉनवेज वालों को तो अलाउ नहीं करते हैं, पहले ही पूछ लेते हैं बेटा वेज हो या नॉन वेज हो, ठीक है। यस आई कैन अंडरस्टैंड, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, लेकिन दारू बहुत पीते हैं। अब जैसे कि दिल्ली के मेरे काफी दोस्त थे, दारू बहुत पियेंगे लेकिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है। बट ओडिया का मैं बता दूं, 100 में से 99 लोग जो है नॉनवेज खाते हैं, सिवाय वो लोग नहीं खाते हैं जिनका कुछ मेडिकल, कुछ मतलब डॉक्टर ने मना किया हो, या कुछ मेडिकल कुछ मतलब प्रॉब्लम हो, या 1-2% मान लीजिए कि कोई मतलब थोड़ा सा पूजा पाठ टाइप कर रहे हैं तो वो। बट आम 95% तो नॉनवेज है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें 50-50 है, 50 नॉनवेज 50 वेज। एनीवे चलिए, हाँ। तो ये जो है डाइट की बात है, तो डाइट दे यूज, डाइट जो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की बात है, ठीक है। मक्खन, घी, ये सब जो है उस टाइम पे भी दबा के खाते थे ये लोग, ठीक है। ये देखो नॉर्थ इंडिया का ही कल्चर है एक तरफ से, वो कल्चर आज भी है, ठीक है। आप लोग भी दबा के खाते हो, ठीक है। ये जो है दूध, दही, मक्खन, घी है, अच्छी बात भी है। चलिए देन उसके बाद जो है द मीट देखो, उसके बाद देखो यहां पर भी, ठीक है, द मीट ऑफ फिश, बर्ड एंड एनिमल वाज टेकन, ठीक है। उसके साथ साथ मछली, पक्षियां और जानवरों के मांस खाया जाता था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे नॉन यू कैन से नॉन वेज भी खाते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाते थे, बट प्राइमरी डाइट वाज वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट प्राइमरी था। बट वो लोग मतलब नॉन वेज भी खाते थे, फिश बर्ड एनिमल्स वाज आल्सो टेकन, ठीक है। एंड द काउ वाज ऑलरेडी डीम्ड, ठीक है, अगेन दैट इज नॉट टू बी किल्ड, अघन्य। देखो गाय को पहले ही अघन्य माना जाता था, यानी उसे नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब काऊ जो है अघन्य होता था, मतलब एक तरफ से काऊ मारना एक तरफ से क्राइम माना जाता था, एक तरफ से उसको पनिशमेंट मिलते थे, क्योंकि काऊ जो है गो माता है, कंसिडर टू बी द गो माता, ठीक है। गो माता होने का रीजन भी था, उनसे हम जो है दूध पीते थे, उसके साथ बहुत जो है एग्रीकल्चरल काम भी कर देते थे, ठीक है। तो इसलिए गाय को हम जो है एक तरफ से भगवान का, गो माता मानते। देखो हिंदू धर्म का खासियत है, हम जो है हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं, और ब्रिटिशर तो ये हमारे भगवान को देख के जो है पागल हो जाते हैं। मतलब हमने, हालांकि 33 कोटि प्रकार के देवता हैं, और हमें जहां से प्रॉफिट मिल जाता है, जहां से जो सुपर ह्यूमन पावर टाइप फील होता है, जहां से कुछ फायदा मिलता है, उसको हम भगवान बना लेते हैं। जैसे कि हवा है, भगवान है, आकाश है, भगवान है, पानी है, भगवान है, धरती है, धरती हमारी माता है, धरती भगवान है, समझ लो चीजें। सूरज जो है भगवान है, ठीक है। तो चांद भी एक तरफ से भगवान के रूप से माने जाते हैं, चाहे सूरज हो, चाहे पानी हो, चाहे धरती हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे हवा हो, चाहे बारिश हो, रेन, भगवान है, बारिश, ठीक है। तो हम लोग जो यस अग्निदेव हैं, सूर्य देव हैं, है ना, ठीक है, रेन, ठीक है, इंद्रदेव हैं, तो ये सब भगवान है, ये सब भगवान है। तो ब्रिटिशर्स तो पहले जब आए थे, हिंदू कल्चर को वो देखा, वो पागल हो गए थे, अरे क्या ये इतने सारे भगवान हैं, ठीक है, इतने सारे भगवान हैं। और खासकर कृष्ण भगवान को देख के तो और पागल हो गए, और उनकी लीला सुन के तो और भी पागल हो गए कि यार मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। कृष्ण जी का जो भक्त है उनको माइंड मत करिएगा, क्योंकि कृष्ण जी का जो लीला है, लीला तो उनका अपरंपार है, मैं भी फैन हूं, लीला उनका अपरंपार है। बचपन में देखो, एक एक हम उनको भगवान के हिसाब से मानते हैं, और मानते रहेंगे भी, और सबके दिल में भी है, लेकिन कोई उनको मतलब हम लोग गलत तरीके से नहीं देखते, लेकिन उनका हरकत को ब्रिटिशर्स ने जो है देखा। और देखो हम इंडियन हैं, हमें कृष्ण जी जो है बहुत अच्छे लगते हैं, और हमेशा लगते रहेंगे। हम कभी ऐसा थॉट आपके दिमाग में कभी आया भी नहीं होगा, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं उनके उनके थॉट
कभी आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आया होगा कृष्ण जी के बारे में। अब देखिए उनके थॉट के हिसाब से ऐसे लोगों को भगवान बना रहे हैं जो चोरी करता है। कृष्ण जी चोरी करने में माखन चोर हैं, चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। उनके उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड है उनकी, ठीक है, खाली एक राधा नहीं है या रुक्मणी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे से शादी किए थे, ठीक है। और ऐसे इंसान हैं जो नटखट हैं, मतलब गोपियां जो है नहा रही हैं उनका कपड़ा लेके भाग गए, ठीक है, इस तरह का नटखट वाले इंसान है, ठीक है। तो मतलब उनका मानना था कि यार ऐसे इंसान को कैसे आप भगवान के रूप से कैसे मान सकते हो, लेकिन ये हमारे एक लीला है और वो लीला भी अपरंपार है। समझ रहे हो मेरी बातें? डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो खुद फैन हूं कृष्ण भगवान जी का, ठीक है। क्योंकि कृष्ण भगवान जी जिनके घर में रहते हैं वो उनके घर में ऐश्वर्य आता है, उसके घर में जो है, ठीक है, उसके घर में जो है बहुत ग्रोथ होती है, बहुत डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब महाभारत में सबसे ज्यादा मेन रोल किनका है सबको पता है, बैठे बैठे जो है सब कुछ वही कर रहे थे, है ना, सब कुछ वही कर रहे थे। तो ये जो उनकी हरकतें, हमारे भगवान की जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, ये देख के जो है ब्रिटिशर जो है पागल हो गए थे कि उनको लगा कि ये लोग इतने सारे भगवान को पूजा करते हैं और उनके भगवान की इस तरह का चीजें हैं उसको हम ग्लोरीफाइड करके जैसे कि हम उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान है, ठीक है, कालिया ठाकुर जगन्नाथ भगवान, पूरी 4 धाम में से एक धाम जो है आपको लोगों को पता होगा, पूरी का जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जी, है ना। तो उनको उनको जो एक फेस्टिवल है, उनको जब घुमाया जाता है उस टाइम पे लोग गाली भी देते हैं, गाली वो भी प्यार से देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गाली दे रहे हैं भगवान को, ठीक है। और वो भगवान का तबीयत भी खराब होता है, डॉक्टर आते हैं, आपने देखा होगा न्यूज में कभी, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं एम्स के और उनको जो है उनको मेडिसिन दिया जाता है, दवाई दिया जाता है, उनको एक दिन रेस्ट किया जाता है, ये ट्रेडिशन में है। हमारे भगवान को भी एक तरफ से कह सकते हो कि बुखार आता है, उनका तबीयत खराब होता है, उन वो रेस्ट बाकायदा हमेशा हर एक साल उनको बुखार आता है, हर एक साल रेस्ट लेते हैं, ये ट्रेडिशन में है। आपने न्यूज पे देखा होगा जगन्नाथ जी के बारे में, ठीक है। तो अपने मौसी के घर जाते हैं उसके बाद, तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी सेलिब्रेट इट। हम सब जो है इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। आप शिव जी के बारे में देखिए, ठीक है, स्मशान है में है, ठीक है, मतलब एक तरफ से चारों तरफ भूत पिशाच हैं, ठीक है, सांप को इधर से बांधे हुए हैं, ठीक है, समझ लो सारे भस्म ही भस्म जो है शरीर पर हैं, ठीक है, बाल देखोगे तो जटा है, ठीक है, समझ रहे हो चीजें, पानी निकल रहा है ऊपर से। तो आप देखो ना, मतलब रियलिटी में आप जज करो। गणेश जी के बारे में देखिए, ठीक है, आप जो है सुंड हैं, ठीक है, तो कान के मतलब जो कान है उनके हाथी की तरह है, सुंड है। तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हिंदू नहीं है, ठीक है, उसको क्या लगेगा, अरे मतलब उनका भगवान तो है बड़े इंटरेस्टिंग टाइप भगवान सब है हमारे, समझ रहे चीजें। आप भी कभी सोचना, सच में हमारे भगवान जो है बड़े इंटरेस्टिंग टाइप हैं, ठीक है। तो ये पहले देखकर पागल हो गए थे हम लोग भगवान का कंसेप्ट देख के, क्योंकि हमने सबको भगवान मान लिया था, समझ रहे हो। और मैं बताया था, देखो हिंदुइज्म, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले लाइन मैंने स्टार्ट किया था कि हिंदुइज्म का डेफिनेशन ही नहीं है, भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है। हम जो है हर एक 10 हिंदू को पूछोगे हिंदुइज्म का डेफिनेशन क्या है, 10 अलग अलग डेफिनेशन होगा, एंड दैट इज व्हाट हिंदुइज्म इज। हर एक 10 इंसान को पूछोगे तो 10 अलग अलग डेफिनेशन होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म। मतलब कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि हिंदुइज्म ऐसा होगा, कोई कंजर्वेटिव नहीं है। वी आर ब्रॉडर, वर्ल्ड का सबसे सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, सबसे उदारवाद कल्चर माना जाता है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, आओ, ठीक है, आओ आओ। तो यही हमारी खासियत है, ठीक है। इसकी वजह से हिंदुइज्म और भी ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि अब जैनिज्म में क्या है, आपने देखा था कितना स्ट्रिक्ट है, कितना स्ट्रिक्ट है वो। आपको एग्जाम्पल भी दिया था, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए ना कोई हॉस्पिटल में वो ज्वाइन होंगे, ना कोई दवाई लेंगे, ना कोई मतलब जैसे कि कोई एम्बुलेंस गाड़ी बस ट्रक में कहीं भी नहीं जाएंगे, वहां पर डेथ हो जाएगा लेकिन वो जाएंगे नहीं। इतना स्ट्रिक्ट आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। हम लोग का खासियत क्या है, हम लोग उदारवाद है, ब्रॉडर कल्चर है, इसलिए हम लोग का जो है और भी आगे बढ़ेगा चीजें। तो ये है हमारी खासियत, हिंदुइज्म की खासियत है, ठीक है। ऑलराइट देन, सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अघन्य, ठीक है, काव, काव वाज ऑलरेडी डीम्ड अगण्य, दैट इज नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। गाय जो है माता है। सर यू हैव एवर विजिटेड जगन्नाथ टेम्पल?
लक्षिता सेन, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत बार बहुत बार। ठीक है, उड़िया वालों को ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। कोई उड़िया है ना, बहुत बार 7-8 बार जा चुके होते हैं। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, आप भी आइए कभी उड़ीसा पे, जगन्नाथ टेम्पल पे घूमिए, वहाँ पर सी बीच भी है। इट्स ए वेरी वंडरफुल प्लेस। 4 धाम में से एक धाम है उड़ीसा का। रथ यात्रा भी कभी टाइम मिले, रथ यात्रा आप लोगों ने सुना होगा, कार फेस्टिवल, कभी टाइम मिले तो जरूर आइए। और भुवनेश्वर मैं कह देता हूँ उड़ीसा का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्मार्ट सिटी। मतलब इंडिया का नंबर 1 सिटी में से काउंट होता है भुवनेश्वर। स्मार्ट इन द टर्म्स, जैसे कि मैं बात कर रहा था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो रास्ते वगैरह 90 डिग्री में कट होता है। अब दिल्ली, मैं दिल्ली में खुद रहा हूँ। मैं दिल्ली में खुद जो है, मेरा स्कूलिंग भी दिल्ली है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं रहा हूँ दिल्ली में, पढ़ाई लिखाई और आपकी यूपीएससी तैयारी दिल्ली मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में ही तो हुआ है, करोल बाग में ही तो हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली में मेरा अपना जो कर्म भूमि है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि दिल्ली मैंने छोड़ दिया है, उड़ीसा में भी है स्टूडियो और दिल्ली में भी है, 2 जगह पे है। तो दिल्ली में मेरा हो गया, दिल्ली कम से कम भी करीब करीब जो है 16-17 साल तो दिल्ली में हो गया मेरा। ठीक है, तो अब जो है कभी दिल्ली कभी उड़ीसा, ऐसा होता रहता है। बट उड़ीसा आप लोग आइए, जब फुर्सत मिले जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, लेकिन ये चीजें हैं कि दिल्ली और उड़ीसा में ये चीज है कि बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस है। हम लोग भी पहले पहले जब दिल्ली गए थे, हो गया इतना साल पहले, तो एक तरफ से हमें भी कल्चरल शॉक मिला था। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट हाँ, अभी जो है, अभी थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है एक एक जैसा होने लगा है। अभी काफ़ी कुछ जो है एक जैसा होने लगा, अब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट पहले बहुत डिफरेंट हुआ करता था। ठीक, एनीवे, चलिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग पहले जाते थे कमाने के लिए, इनकम के लिए या एजुकेशन के लिए बाहर जाते थे। अब जो है कमाना जो है, गांव के लोग भी ज़बरदस्त कमा रहे हैं और बहुत इनकम कर रहे हैं। शहर के लोगों से तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, 5-6 गुना कमा रहे हैं गांव में। दूसरी बात है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन भी जो है देखो, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हो गया। ठीक है, मैं गांव में रह के पढ़ा सकता हूँ, आप लोग गांव में रह के पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा सिस्टम हो गया। और गांव में भी इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से सब कुछ आप घर में मंगा सकते हो हैं। तो अभी ज़्यादा गांव और शहर में ज़्यादा फर्क रहा नहीं, सच बताऊं तो। अब दिल्ली जैसा शहर में आप देख रहे हो ना, किस तरह से एटमॉस्फेयर है, किस तरह से उसका कंडीशंस है। ठीक है, दिल्ली में रहने वाला दिल्ली में रहने वाला जो है 12 साल नॉर्मल लोगों से कम जी रहा है। समझ रहे हो? आप ये डाटा तो जानते होंगे। दिल्ली में रहने वाला 12 साल, ठीक है, ये WTO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि दिल्ली में रहने वाला 12 साल जो है उसका जिंदगी कम हो जाता है। मतलब बोलते हैं ना, क्या रखा है बीड़ी सिगरेट और सिगार में, क्या रखा है बीड़ी सिगरेट और सिगार में, कुछ टाइम आइए और बिताइए दिल्ली NCR में। है ना, ये पॉपुलर शायरी चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, क्या रखा है बीड़ी सिगरेट और सिगार में, कुछ दिन बिताइए दिल्ली की NCR में। सच में वही चीजें हैं। सच में मैं बता दूं, कम से कम आप 10-12 जो सिगार का जो चीजें होती है वो आप दिल्ली में मुफ्त में मिल रहा है आप लोगों को। जिस तरह से पानी के लिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, उस तरह से बहुत जल्दी हवा के लिए भी पैसा देना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कि इनिशियल स्टेज में क्या था, इनिशियल स्टेज में ये था कि पानी पानी जो पहला बेचा गया था, लोग उसको पागल समझ रहे थे, अरे यार दुनिया में 70% पानी है और तू पानी बेच रहा है, इस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ था। है, देखो आज के डेट में दिल्ली जैसा शहर या कहीं भी पानी जो है सब लोग खरीद के ही पी रहे हैं, या फिर घर में फिल्टर है, कोई पानी ये नहीं पी रहा है, 70% होते हुए भी। और एक दिन आएगा, एक दिन क्या आ ही गया। आप देखो मोदी जी के घर में या फिर बड़े बड़े मंत्रियों के घर में दिल्ली में, ठीक है, ऑलरेडी लग चुका है, एयर प्योरिफायर ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, अब जो है बहुत जल्दी जो है सब लोग लगाने वाले हैं, गरीब लोग भी लगाने वाले हैं, मिडिल क्लास लोग भी लगाने वाले हैं। जिस तरह से पानी फिल्टर पानी पीते हैं ना, तो शुद्ध हवा ही चाहिए। और दिल्ली में निकलना मुश्किल हो जा रहा है, होगा नहीं, हो जा रहा है। और जैसे कि मॉर्निंग वॉक में कभी कभी मैं निकलता था दिल्ली में, तो इट वॉज लाइक कि मॉर्निंग वॉक जैसा फील ही नहीं आता है अभी दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि यार गांव में अच्छा हवा आ रहा है,
दरवाजा खोलो, अच्छा हवा आ रहा है, मस्त हवा आ रहा है। अब दिल्ली में क्या होता है यार, नहीं यार अच्छा से रहना है, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, एसी चलाओ। मतलब ये सिस्टम है ना, बिना एसी के, मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली में खाली सर्दी में एसी, मतलब गर्मी में एसी चाहिए, वाटर प्यूरिफाई के लिए भी एसी चाहिए। बाहर से जो हवा आती है डस्टी आती है एक तरफ से। सो इट वॉज वेरी, आप लोगों को पता भी तो होगा ये डाटा, वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड में जितना भी शहर है, दिल्ली जो है नंबर 1 है एयर पोल्यूटेड में। दिल्ली जो है वर्ल्ड का, इंडिया का नंबर 1 नहीं है, वर्ल्ड का नंबर 1 शहर है पॉल्यूशन के मामले में। आप लोगों को पता होगा ये चीजें। चलिए, एनीवे, कितने लोग दिल्ली में हो आप लोग? कोई दिल्ली में है क्या आप लोगों में से? अच्छा, रेनू, श्वेता, सिद्धांत, अंशु, ओमकार, अरे बाप रे, दिल्ली से तो काफी लोग हैं। राधिका, अच्छा राधिका नहीं है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, अच्छा। लक्षिता, ओके। सोनी बिहार से, अच्छा। सिमरनजीत, कहाँ से, पंजाब? सिद्धार्थ, मैं खुश हूँ कि दिल्ली से नहीं हूँ। सिद्धांत, कहाँ से हो बेटा आप? अंशु, बिहार। अब बताई दो, अपना अपना स्टेट बताई दो। श्वेता, हरियाणा, रेणु, यस, अंशु बिहार। ओमकार, उत्तर प्रदेश। सिमरनजीत, पंजाब, गैस सही निकला मतलब। जेबा, झारखंड। दीप्ति, छत्तीसगढ़, ओके। सिद्धांत, ललितपुर, यूपी। राधिका, मिर्जापुर, अरे बाप रे, मिर्जापुर। हम्म। श्वेता, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। फिर भी ज्यादा लोग जो है दिल्ली से हैं, अच्छी बात है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर में रहिए, दिल्ली में हो तो घर में रहिए, ठीक है, बाहर मत घूमिए ज़्यादा, और आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सर्दी में थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा होती है ना, ठंड में जो थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा होती है। देखो, ठंड में सोने का भी ज़्यादा मन करता है, मूवी वगैरह देखने का भी मन करता है ना। लेकिन एक चीज़ है, जो एनर्जी है ना, पढ़ने का भी ज़्यादा मन करता है, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं है, कंबल के अंदर भी आप जो है वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सुनना ही तो है, आंखों में देखना ही तो है, रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो इस सर्दी का पूरा ज़बरदस्त फायदा उठाइए, ठीक है। सर्दी में ऐसा है ना, 24 आवर जो है आपका पढ़ने का मूड कर सकता है। आप बस कंसंट्रेट करिए और पढ़िए, ठीक है। वेब सीरीज वगैरह और मूवी वगैरह ज़्यादा मत देखिए, उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद वेब सीरीज वगैरह और मूवी वगैरह जो भी देखना है देख लेना। अब जो है केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। हाँ, कंबल ओढ़ के पढ़ते रहो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। जरूरी नहीं है ठंड लग रहा है तो बाहर आओ, कंबल ओढ़ के पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है, वीडियो ही तो देखना है, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है, सोफे में लेट के पढ़ो, कंबल में लेट के भी पढ़ो, मतलब सर्दी की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं, ठीक है। ठंड ज़्यादा लग रही है, जैसे कि मन करता है ना, और जैसे कि आप ये भी करो, जैसे कि आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, या फिर मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो, या फिर ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे वीडियो चला दिया करो, ठीक है। जब ट्रैवल करते हो, जब ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, या फिर जब मॉर्निंग वॉक वगैरह, या फिर जब ऐसे ही छोटे मोटे काम करते रहते हो ना, तो वीडियो को ऑन कर दिया करो। कुछ तो दिमाग में आएगा, कुछ तो दिमाग में हलचल होगा। चलो 100% नहीं, 30%, 40%, 50% तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा। तो ये चीजें आप हमेशा करिए, मतलब हमेशा चलाते रहिए वीडियो, ठीक है। और एक वीडियो को रिपीटेडली देखिए, मैंने हमेशा बताया था 3-4 बार, ठीक है, जैसे कि वो वीडियो आपको रट्टा हो जाए। एक ही वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। चलिए, हाँ। तो ऋग्वेद प्रेस्क्राइब्ड ए पेनल्टी ऑफ डेथ ऑन एक्सपल्सन फ्रॉम द किंगडम दोज हु किल्ड और कॉज इंजुरी टू काउ, ठीक है। मतलब एक तरफ से दंड दिया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था, जो कि काउ को एक तरह से अगण्य माना जाता था, काउ को मारने वालों को अगण्य और उनको पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। तो आज यहां तक करते हैं, फिर अभी क्लास है, ठीक है। हम मिलते हैं फिर 7 बजे दोबारा से, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं 7 बजे। वहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो है वैदिक पीरियड को मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने देखा था, आप लोगों को एक सबका कमन था कि सर स्पीड जा रहे हो, तो इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा स्पीड भी ना लगे,
ठीक लगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई डाउट है, क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। आज क्लास बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।